स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल के बारे में ये बनता कैसे है, इसका कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आवाज़ आज थोड़ी स्लो है, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता। तो देखिए, एथेनॉल आपने शुगर कैन के बारे में तो सुना ही होगा, गन्ने के रस के बारे में, जिससे किण्वन की क्रिया करके सनलाइट की उपस्थिति में उसे रखा जाता है। किण्वन की क्रिया होती है और एक सिरा या सीरा बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। सीरा या सिरा के द्वारा ही जो है अल्कोहल का निर्माण होता है। और ये जो अल्कोहल है, जो व्यक्ति के सेवन से उसकी नसें, उसकी जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा ही शीतल हो जाता है, उसकी क्रियाएं जो है बहुत स्लो हो जाती हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कुछ देश जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो ईंधन है हमारे पेट्रोल में मिलाने के लिए, इससे क्या स्वच्छ ईंधन को बनाने का कार्य करेंगे। जैसे कुछ देश इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे देश के परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, वो भी एथेनॉल को मिलाने की बात कर रहे हैं, किसमें, पेट्रोल में। जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ होगा और हमें, जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा, जब पेट्रोल में इसे मिला दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका उपयोग एक तो अल्कोहल के रूप में सेवन करते हैं, और ये बनता कैसे है, जैसे कि मैंने बताया, गन्ने के रस के द्वारा सीरा बनाया जाता है और सीरा ही एथेनॉल का निर्माण करता है। देखिए इसे, एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, जिसे सामान्य भाषा में अल्कोहल भी हम कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक गुणों के बारे में। इसके भौतिक गुण क्या है। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एक अच्छा विलायक है। यानी आपने देखा होगा कि जब लोग दारू पीते हैं उसमें पानी मिलाते हैं, कुछ लोग नहीं मिलाते, लेकिन वो कितनी भी क्वांटिटी मात्रा में मिलाया जाए तो वो घुल जाता है। ठीक है, तो यह अच्छा एक विलायक है। एथेनॉल पानी से सभी अनुपातों में घुलनशील है। वो कम हो या ज़्यादा हो, वो सभी में घुल जाता है, सभी जल में घुल जाता है। इसकी दहनशीलता काफ़ी अच्छी होता है। अगर इसे किसी कपड़े पे या कहीं डाल के अगर आग लगाई जाए तो ये जल भी उठता है, जलने लगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी। देखो, 10th क्लास में थोड़ा ही सिलेबस है, हाई स्कूल में वो इंटर में आपके ज़्यादा है, लेकिन इसमें आप सिर्फ 10th क्लास की स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाएंगे। आपको अब पढ़ेंगे आप केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण के बारे में। अब देखिए, सोडियम के साथ जब हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, जब हम सोडियम से क्रिया करते हैं, अल्कोहल सोडियम से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा सोडियम एथॉक्साइड क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये बन गया। और हाइड्रोजन गैस कहाँ बन गई, ये जो बन गई हाइड्रोजन गैस। जब हम सोडियम की क्रिया एथेनॉल के साथ कराते हैं, ये तो भाई रहा आपका एथेनॉल, ये क्या रहा, सोडियम एथेनॉल। तो हमें क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब हम सोडियम की अपक्रिया एथेनॉल के साथ कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपक्रिया जब हम अल्कोहल की कराएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अपक्रिया, जो टेम्परेचर है भाई वो 443 यानी 443 केल्विन ताप पर
एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनाता है। क्या बनाता है? निर्जलीकरण करके एथीन बनाता है। इसमें जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया 443 केल्विन ताप पर गर्म जब हम करते हैं और किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम करते हैं तो एथीन और हमें जल की प्राप्ति होती है। एक बार दोबारा समझिए, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 400, टेम्परेचर कितना है? 443 केल्विन पर गर्म जब हम इसे गर्म करते हैं तो एथीन और हमें जल प्राप्त होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके आप अपने सॉल्यूशन को पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज, इसके यूज क्या है। देखिए, सभी अल्कोहल पेय पदार्थ का महत्वपूर्ण अवयव है। देखिए, जो हम लोग अल्कोहल पीते हैं उस पदार्थों का एक महत्वपूर्ण अवयव जो होता है वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल हमें क्या करता है? नशा देने का कार्य करता है। यानी इसमें जो है सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। कौन? अल्कोहल। औद्योगिक मिथाइलेट्रेट स्प्रिट बनाने में इसका उपयोग होता है। जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर अगर सरकार इनको बेचती है तो हमारे रेट में बहुत ही कटौती आएगी, जिससे हमें पेट्रोल और सस्ता मिलेगा और वाहन जो है वो वो क्या नाम, जो प्रदूषण अधिक फैलाते हैं वो प्रदूषण भी कम होगा अगर वाहनों में एथेनॉल को मिलाया जाए। तो सरकार इस पे काम कर रही है। तो देखो, अपने देश इंडिया में कब से ये लागू होता है, कब से मिलाया तो एथेनॉल अब भी जाता है लेकिन वो कम मात्रा में। बात चल रही है 50-50% की। आगे देखिए, एक अच्छे विलायक के रूप में, क्योंकि इसमें अगर इसकी अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है या जल की मात्रा, वो एक अच्छा विलायक है जो सभी किसी भी मात्रा किसी भी अनुपात में मिलने का कार्य करता है। तो एक बार इसे समझ लिया, एथेनॉल क्या है? ये अल्कोहल है। इसका निर्माण कैसे होता है? गन्ने के जो जूस होता है, शुगर कैन जूस जो आप सभी जानते हैं, उसके किण्वन से क्रिया करके एथेनॉल को बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसका ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखना है, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर स्वच्छ ईंधन वाली बात को। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा पदार्थ है जिसे हम पेट्रोल में मिलाने पर स्वच्छ ईंधन को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल हम पढ़ेंगे। इसका उपयोग जो अधिकतर करते हैं, जो अचार बनाए जाते हैं, जैम बनाए जाते हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं एथेनॉलिक अम्ल, और इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। देखिए, इसका सूत्र एथेनॉलिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये इसका रासायनिक सूत्र है। और एथेनॉलिक अम्ल को सामान्य एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इस समूह को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ये जिस समूह से आता है उसे कार्बोक्सिलिक समूह के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के बारे में। देखिए, इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि जैसे कि बोर्ड एग्जाम में कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिखिए, आप बताइए, या पूछा जा सकता है इसके रासायनिक गुणों के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, इसी से और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब सिलेबस जो है बहुत ही सीमित हो गया है इसका। तो देखिए, इसके फिजिकल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होगी। एसिडिक है तो स्वाभाविक है इसकी अम्लीय होगी।
एथेनिक अम्ल एक गंधहीन पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एक गंधहीन पदार्थ है। इसका जो गलनांक होता है 290 केल्विन के करीब होता है, और ये ठंडी जलवायु जहाँ होती है वो शीत के दिनों में कैसा हो जाता है? जम जाता है। अब ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए आपको और बताया कि ऐसी कौन सा पदार्थ है जो ठंडी ऋतु में जम जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। अब हम पढ़ेंगे आपके रासायनिक प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी रासायनिक गुणों के बारे में। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है एसिटीकरण अभिक्रिया। इससे आपकी या तो अभिक्रिया पूछी जा सकती है या इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसे इम्पोर्टेंट लगा लेना। एसिटीकरण, इसे देखिए, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। यानी एस्टर जो बनेगा वो अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक, यानी उसे एक उत्प्रेरक चाहिए, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। किसको बनाता है? एस्टर को बनाता है। तो देखिए अभिक्रिया करके किसको बनाएगा? एस्टर को। ये तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र है और ये एथेनॉल है। अभिक्रिया करके एस्टर को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? ये पूरा टोटल एस्टर है। CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से O को जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये एस्टर का फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसे अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि एस्टर को देखो, कहने का मतलब है कि एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल और एल्कोहल की जब अभिक्रिया कराते हैं, एथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र तो आपको आता है, एथेनोइक अम्ल पढ़ाया है, और एथेनॉल, इन दोनों से जब हम अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। अब क्षारक के साथ अभिक्रिया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए कि क्षारक के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। देखिए खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, तो ये क्या बना रहे हैं? अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड, और क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्षार की जब अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम इसके एस्टर के उपयोग को देखेंगे। इसके उपयोग इंपॉर्टेंट है। देखिए एस्टर का उपयोग इत्र, सेंट जानते हैं, इत्र बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, बहुलक बनाने में किया जाता है, पॉलिएस्टर, जिसे पॉलिएस्टर कहते हैं, इसका उपयोग स्वाद उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो था आपका एथेनोइक। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो पार्ट है वो साबुन और अपमार्जक को पढ़ेंगे, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं साबुन यानी सॉप के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए साबुन, जैसे कि हम लोग कपड़े धुलते हैं या नहाते हैं, इनकी सफाई की प्रक्रिया कैसे करते हैं, साबुन का जो सफाई करने की क्रिया है वो कैसे करता है, इसको आज सीखेंगे। क्योंकि हर स्वच्छता के लिए हम अधिकतर साबुनों का ही उपयोग करते हैं। तो देखिए सॉप के बारे में, साबुन क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि साबुन जो है जल में घुलने के बाद ही सफाई की प्रक्रिया को करता है। तो उसे देखिए, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम
पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन में क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, यानी जैसे उसका आयनिक भाग होता है, जैसे कि ये देखिए आयनिक भाग जो होता है वो जल में क्या होता है, घुल जाता है। क्या होता है यहाँ, Na+ सोडियम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होती है तेल की बूंद। और भी आप कर सकते हैं ऐसे। देखिए यहाँ क्या होता है, एक लंबी सी श्रृंखला होती है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में मिसेल की संरचना बनाता है। यानी कोई अगर ये आपसे कहता है कि साबुन की जो सफाई की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है, तो आप कहेंगे मिसेल के द्वारा होती है। तो अब हम पढ़ेंगे मिसेल के बारे में। और क्या होता है, जो आयनिक भाग होते हैं वो जल में घुल जाते हैं और सफाई करने का कार्य करते हैं। देखिए हम मिसेल के बारे में पढ़ेंगे। जब साबुन जल की सतह पर होता है, जैसे पाउडर डाला अगर सतह पर है, तब उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि उसका आणविक सिरा अंदर होता है। ये देखिए आणविक सिरा अंदर की ओर होता है, जबकि हाइड्रोजन पूंछ जल के अंदर बाहर होती है। कैसी होती है, जल के अंदर और बाहर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अणुओं का बड़ा समूह होने के कारण संरचना को मिसेल कहते हैं। यानी अणुओं का बड़ा समूह होने के कारण जिसकी संरचना है वो इसलिए ऐसी अंदर और बाहर होती है कि इसकी जो संरचना है वो बड़ी होने के कारण वो अंदर और बाहर होती है। जैसे कि ये देखिए आप, ये आयनिक ये जल के बाहर और अंदर होंगे, और जो मिसेल की संरचना है यहाँ जो तेल की बूंद है, ये तेल की बूंद ही गंदगी को हटाने का कार्य करती है। अब आप इसके बाद आप देखेंगे कि साबुन की प्रक्रिया यानी सफाई की प्रक्रिया के बारे में। ये समझ लिए मिसेल क्या है, कि जब हम किसी जल में साबुन को डालते हैं तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, जैसे लिखा है वो इस प्रकार सतह पर होता है, उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि आणविक सिरा जल के अंदर और जबकि हाइड्रोजन पूंछ जल के अंदर और बाहर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी संरचना अणुओं के साथ बड़ी संरचना होने के कारण ऐसा होता है। अब देखिए साबुन की सफाई की प्रक्रिया। साबुन की सफाई के मिसेल के द्वारा होती है। साबुन की अगर कोई कहे कि आप साबुन की सफाई कैसे होती है, तो मिसेल के द्वारा ही साबुन की सफाई होती है। साबुन के अणुओं की आयनिक सिरा है वो जल में रहता है, और दूसरा सिरा हाइड्रोजन कार्बन पूंछ तेलीय मैल में घुल जाती है। यानी जो उसका हाइड्रोजन सिरा है, इसे आप कह सकते हैं हाइड्रोजन सिरा तेलीय मैल में घुल जाता है। दूसरा सिरा हाइड्रोजन पूंछ का जो सिरा है वो मैल में घुल जाती है, जिससे मिसेल संरचना का निर्माण होता है। जो तेल है, हाइड्रोजन पूंछ का तेलीय सिरा है, वो किसमें घुल जाता है, मैल में घुल जाता है, जिससे मिसेल की संरचना का निर्माण होता है। साबुन मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। यानी मिसेल जो है वो मैल जो लगा हुआ है, मिसेल उसे क्या उसमें जाता है, मिल जाता है, और उसे इसे पानी में घुलाने का कार्य करता है। मैल तैरते हुए हट जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है मिसेल जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन पूंछ वाला तेलीय भाग होता है। जैसे कि कोई तेलीय भाग है और वो मैल वाले स्थान पे जाएगा, और वो तेलीय भाग मैल वाले स्थानों पर जाके घुल जाता है। घुलने के साथ मिसेल ये करता है कि उसे
उस कपड़े से या किसी भी वस्तु से हटाने का कार्य करता है और वो अलग हटा देता है। इससे क्या होते हैं, कपड़े साफ हो जाते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर, मान लो इस पे कोई दाग लगा है, तो इसे हमने जल में डाला तो इस पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन सिरा पूंछ वाला भाग है वो इसमें लगेगा, तेलीय भाग इसमें लगेगा और दाग को घोलने का कार्य करता है। दाग को कैसा कार्य करेगा, घोलने का कार्य करता है। इसके बाद कपड़े कैसे हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि अगर साबुन जो है सफाई कैसे करता है, तो वो मसेल की संरचना के द्वारा ही उस मैल वाले कपड़े को या गंदे कपड़े को साफ करने का कार्य कौन करता है, मिसेल करता है। क्योंकि मिसेल में जो तेलीय बूंद होती है वो उसे घोलने का कार्य करती है। इसको समझ में आए, साफ हो जाते हैं। अब इसके बाद साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होने के कारण ये झाग नहीं देता। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनता, तो आप कहेंगे कि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना होगा, नहीं तो वो झाग नहीं देंगे और कपड़े साफ नहीं होंगे। यानी कोई भी आप सीधा हमने लिख दिया है कि अगर कठोर जल के साथ अगर हम साबुन डालते हैं वो झाग क्यों नहीं देते, मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों के कारण। ऐसे में आपको अधिक डिटर्जेंट या पाउडर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक क्या होता है भाई, देखिए अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला अमोनियम एवं सल्फेट लवण होते हैं। यानी अपमार्जक जो है लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला अमोनियम एवं सल्फेट लवण होते हैं। यह कठोर जल में प्रभावी है, इसमें कठोर जल में प्रभावी है, इसलिए इसका झाग बनता है। इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसेल निर्माण नहीं होता। इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसेल, अपमार्जक जो है उसमें मिसेल का निर्माण नहीं होता। यह जल की कठोरता को कम करता है। कौन, अपमार्जक। अगर कोई कहता है कि अपमार्जक का हम उपयोग करते हैं तो वो जल की स्थायी कठोरता को कम करने का काम करता है। इसका अपमार्जक का उपयोग शैम्पू, कपड़े धोने के उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। देखिए आज का चैप्टर केमिस्ट्री आपकी 10th क्लास की सारी आज यहाँ समाप्त होती है। अब आपके जो जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तब उनके आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि जब आपके पास थ्योरी होगी फिर आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।